हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटिस क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के अरिहंत पेपर की वीडियो सीरीज। तो ये हमारा पहला पेपर रहेगा। तो इसमें आपके सारे एमसीक्यूज कवर करवाए जाएंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, आपके पैसेज, मैप, सब कुछ। ठीक है, तो एक ही वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और एमसीक्यूज भी अच्छे से रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, तो उससे रिलेटेड आपको जो ऑप्शन है उनको चूज करना है कि कौन से सही है। तो देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग हिंदू मुस्लिम यूनिटी अमॉन्ग सिपॉय एंड अदर। मुगल एम्परर बहादुर शाह वॉज डिक्लेयर्ड एज द लीडर ऑफ सिपॉय, ये बिल्कुल सही है। एनेक्सेशन ऑफ अवध वॉज एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द रिवॉल्ट, ये भी सही है, क्योंकि जो अवध की प्रॉब्लम थी ना, वो सभी लोगों की प्रॉब्लम बन चुकी थी जब डलहौजी ने इसको अनेक्स कर लिया था और ये आरोप लगा दिया था कि यहाँ का जो नवाब है वाजिद अली शाह, वो अच्छे से लोगों को नहीं गाइड कर पा रहे हैं, नहीं साम्राज्य को संभाल पा रहे हैं। तो इसी चार्ज की वजह से वहाँ पे उसको अनेक्स कर लिया जाता है। तो इधर से क्या है, लोगों के अंदर जो भावना होती है ब्रिटिशर्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और एक कारण बन जाता है रिवॉल्ट का। ठीक है, उसके बाद क्या है, देयर वाज नो पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल, ऐसा तो था ही नहीं, कॉमन पीपल का भी पार्टिसिपेशन था, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हम कंसिडर करेंगे मुगल एम्परर वाला और एनेक्सेशन ऑफ अवध वाला। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि मतलब हम इसको प्रायोरिटी दें। तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड एंड थर्ड। उसके तो सेकंड क्वेश्चन है, द इंडियन हु वर इन्वॉल्व्ड इन द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर डैश एंड डैश। तो हमारे देश के जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे वो कौन कौन थे जहाँ पे एक्सकवेशन हुआ था ना हड़प्पन एंड मोहनजोदारो के, तो वो उसमें थे। तो ये थे आपके दयाराम साहनी एंड राखलदास बैनर्जी। दयाराम साहनी जो हैं ये किसके लिए जाने जाते हैं, ये हड़प्पा के एक्सकवेशन के लिए, और राखलदास बैनर्जी जो हैं ये मोहनजोदारो के एक्सकवेशन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे मूव करेंगे, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पर्सनैलिटीज विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको कुछ पर्सनैलिटीज के बारे में बताना है। तो यहाँ पे दे रखी है उनके बारे में इन्फो, तो आपको बताना है कि भाई कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके बारे में ये जो चीज़ें हैं सही बैठती हैं। तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर of the early India. He was ग्रांड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहीं से आप जो है अंदाजा लगा सकते हो कि ग्रांड सन कौन थे, तो ये थे अशोका। ठीक है, ही कॉन्क्वर्ड कलिंगा प्रेजेंट डे उड़ीसा, ये भी बिल्कुल सही है। और ही ट्राइड टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय द प्रोपगेटिंग धम्मा। तो ये अगर आपको ग्रांड सन और कलिंगा भी याद रहेगा ना, तो आप अशोका को अच्छे से करेक्ट कर ले जाओगे, क्योंकि ये क्या थे, चंद्रगुप्त के पोते थे, यानी इनके जो पिता थे उनका नाम था बिंदुसार, तो उनके बेटे थे ये। और कलिंगा वॉर के बाद जो है इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये धम्मा को अपना लेते हैं, धम्मा को बहुत ज़्यादा स्प्रेड भी करवाते हैं ये। ठीक है ना, फोर्थ क्वेश्चन देख लेंगे, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मीन्स फॉर द मैन टू एक्वायर वेल्थ। तो मैन को, जो मैन एंड वुमेन के लिए, दोनों के लिए कंडीशन थी मनुस्मृति में, तो मैन जो है वो कहाँ कहाँ से वेल्थ को एक्वायर कर सकता है, तो इनहेरिटेंस, जो पूर्वजों की संपत्ति मिलती है उधर से कर सकता था, क्वेस्ट यानी कहीं पे लड़के अगर आ रहा है तो वहां से कर सकता है, और इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, लेकिन एज अ टोकन ऑफ अफेक्शन ये नहीं था। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर सिटी वॉज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो विजयनगर जो है वो कौन सी रिवर के बीच में था, तो यहाँ पे देखेंगे भाई कृष्णा एंड तुंगभद्रा। तो आपको कहाँ दिख रहा है कृष्णा एंड तुंगभद्रा, फर्स्ट में ही दिख रहा है, कृष्णा इन द नॉर्थ एंड तुंगभद्रा इन द साउथ। ठीक है, तो और सिक्स्थ वाले क्वेश्चन को देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो वहाँ पे आपको पता, तो सिक्स क्वेश्चन देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की रिलीजियस प्रैक्टिसेस आपको बतानी है, तो ये है भाई नेचर वर्शिप वॉज इन ओक। ठीक है, तो यहाँ पे ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसका सेवन्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये यहाँ पे मैच द फॉलोइंग बोल रहा है। तो 1921 इसमें क्या हुआ था, एमएस वस ने एक्सकवेशन स्टार्ट करवाया था हड़प्पा का, ये बिल्कुल सही है। 1925 में राखलदास बैनर्जी जो थे, है ना, यहाँ पे मोहनजोदारो का करवाया था। उसके बाद 1955 एसआर राव ये यहाँ पे लोथल का एक्सकवेशन करवाते हैं, और 1986 में अमेरिकन जो टीम है वो बिगिन करती है हड़प्पा का एक्सकवेशन। तो यहाँ पे इसके सामने ही इसके करेक्ट आंसर्स दे रखे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। 8 पे देखते हैं, हु रोट द बुक किताबुल हिंद।
जिसको तहकीक हिंद भी बोलते हैं। तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अल बरूनी ने। आंसर बी इज करेक्ट, अल बरूनी। ये कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से आए थे। उज्बेकिस्तान के अंदर ख्वारिज़म एक जगह है, वहां से। ठीक है, अब देखेंगे 9th क्वेश्चन। फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग चूज द प्लेस इन विच मंगल पांडे वॉज हैंग्ड ऑन 29 मार्च 1857। तो मंगल पांडे को कौन सी जगह पे हैंग किया गया था? किस प्लेस पर हैंग किया गया था 29 मार्च को 1857 में? ये किया गया था बैरकपुर। ठीक है, तो यहाँ पे बैरकपुर जो है ये वेस्ट बंगाल में है स्टूडेंट्स, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे 10th क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन है ये यहाँ पे। तो आपको बताना है द लॉस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड इन 1921 बाय दिस आर्कियोलॉजिस्ट। तो कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पन सिविलाइजेशन की लॉस्ट जो एविडेंसेस थे उनको डिस्कवर्ड किया था? तो ये किया था दयाराम साहनी। हड़प्पा की एक्सकवेशन जो है दयाराम साहनी ने ही करवाई थी 1921 में। ओके, उसके बाद 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द नेम ऑफ डिवोटीज ऑफ सगुना भक्ति। तो दो तरीके की भक्ति होती है, सगुना एंड निर्गुणा। तो सगुना में क्या है, आप अपने जो गॉड हैं उनको पिक्चराइज कर सकते हो, मूर्ति पूजा कर सकते हो, उनको विजिबल तरीके से देख सकते हो। लेकिन निर्गुण भक्ति में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सगुण भक्ति को मानने वाले कौन से डिवोटी रहे हैं उनके बारे में बताना है आपको। तो यहाँ पे दो कंडीशंस दे रखी हैं, तो इसे मैच भी करना है कि वो कौन से पर्सन थे। तो ही वॉज द डिसाइपल ऑफ रामानुजाचार्य। तो वो रामानुजाचार्य के शिष्य रहे हैं। उसके बाद ही फाउंडेड द फिलॉसफी कॉल्ड द द्वैत अद्वैत। तो उन्होंने जो फिलॉसफी फाउंड की थी उसका नाम था द्वैत एंड अद्वैत। तो वो कौन से थे डिसाइपल रामानुजाचार्य के? वो थे निम्बार्क। ठीक है, तो ये जो है एक फिलोसोफर रहे हैं और रामानुजाचार्य जो है ये साउथ इंडियन रहे हैं। ओके, तो 12th क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे अब्दुल रज़ाक वाज एन एम्बेसडर सेंट बाय द रूलर ऑफ डैश। तो ये जो अब्दुल रज़ाक हैं ये कौन से कंट्री से आए थे एक एम्बेसडर बन के, और किसने भेजा था इनको? तो इनको भेजा था रूलर ऑफ पर्शिया। पर्शिया मतलब ईरान के जो रूलर रहे थे, तो उन्होंने भेजा था अब्दुल रज़ाक को विजयनगर एम्पायर में। वहाँ के फोर्टिफिकेशन वगैरह को देख के इन्होंने इसको डिस्क्राइब भी किया था। 13th क्वेश्चन देखेंगे। among the epigraphic evidences who among the following founded the विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर का जो फाउंडेशन है ये किसने किया था? ये दो भाई थे, उनका नाम था हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का, दिस वन। ठीक है, उसके बाद 14th क्वेश्चन पे देखेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द जैन मॉन्क। तो आपको बताना है इससे करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या हैं उनके। तो नॉट टू एब्सटेन फ्रॉम द लाइंग, ये तो वैसे ही गलत दिख रहा है, नॉट लग रहा है इसमें। ठीक है, टू एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमको क्या है, चोरी नहीं करनी है। एंड नॉट नॉट जहां पे लग रहा है ये तो वैसे स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? आइडेंटिफाई द इमेज एंड राइट इट्स नेम। तो ये आपको ये इमेज पहचाननी है और इसका नाम लिखना है। तो ये है लोटस महल एट विजयनगर। ठीक है, तो विजयनगर का लोटस महल है ये। आपको पिक्चर्स जरूर देख के जानी है स्टूडेंट, जितने भी एनसीईआरटी में पिक्चर्स हैं वो सारी एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। कि उसके बाद क्या है 16th क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर वन एज रीजन। तो भाई असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये। तो असर्शन का क्या बता रहा है यहाँ पे? डेक्कन रियॉट्स कमीशन वाज फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। तो ये तो वैसे ही गलत लग रहा है। डेक्कन कहाँ पे है? ये साउथ में है ना। तो ये आपका महाराष्ट्र पुणे में जो आपके रियॉट्स हुए थे, मतलब जो किसान थे वो एक तरीके से संघर्ष कर रहे थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे कि उनके जो वो डेप्ट के नीचे दब गए थे, बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था और जो मनी लैंडर्स थे, जो जमींदार थे, वो उनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी कर रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, दंगे कर देते हैं, प्रोटेस्ट कर देते हैं। तो उसी के लिए कमीशन बिठाई जाती है। तो ये बंगाल में नहीं थी, ये थी भाई महाराष्ट्र पुणे में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद आर वाला देख लेते हैं। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1878, ये सही है। उसकी जो रिपोर्ट है ना वो 1878 में सबमिट की गई थी। और ये दंगे कब हुए थे? 1875 में हुए थे। ठीक है ना। यहाँ पे असर्शन जो है ये आपका गलत है और रीजन जो है ये सही है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा? डी वाला। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 17th क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द टेम्पल रिलेटेड टू द विजयनगर एम्पायर विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। तो विजयनगर एम्पायर के टेम्पल के बारे में आपको पता लगाना है। तो इट इज द मोस्ट आर्टिस्टिकली सोफिस्टिकेटेड हिंदू टेम्पल इन हम्पी, कर्नाटक में है हम्पी। ओके, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सैक्रेड सेंटर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो ये कौन सा टेम्पल था? ये था भाई मीनाक्षी टेम्पल। ओके, तो आंसर डी इज करेक्ट।
देन आफ्टर 18 पे आएंगे, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ कॉटन आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर ब्रोक आउट। तो भाई जब अमेरिका के कंट्री ने यूरोप के कंट्रीज को कॉटन देने से मना कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे क्या सिविल वॉर चल रही थी, तो वहाँ पे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था, तो क्या है उन्होंने किसकी हेल्प ली थी, इंडिया की हेल्प ली थी। तो इंडिया की हेल्प लेने के बाद भी जैसे ही फिर उनकी ट्रेड दोबारा स्टार्ट होती है ना अमेरिका के साथ, तो ये इंडिया को भूल जाते हैं। तो इतने मतलबी थे यूरोपियंस, ठीक है। उसका 19 जो है यहाँ पे देखेंगे, द एनेक्सेशन ऑफ अवध वाज डन बाय। तो अवध का एनेक्सेशन किसने करवाया था, ये थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो एक तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो थ्योरी है वो इन्होंने ही दी थी। उसके बाद 20th पे आएंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एक्टिव इन अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो यहाँ पे आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताना है। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस जो है ये किसके द्वारा एक्टिव था, तो ये था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ये बिहार के थे, ठीक है, और इन्होंने ही टोटल रेवोल्यूशन की थ्योरी भी दी है। इसका 21st क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 इंपॉर्टेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट था, 1929 का लाहौर सेशन बोलते हैं एक्चुअली इसे। तो यहाँ पे जो है इसकी डिमांड उठी थी, टू डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज की जो डिमांड है वो इधर की गई थी, हमें पूरी आज़ादी चाहिए, हमें पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए, आधा अधूरा नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ से मतलब ब्रिटिशर्स जो है उनको बोला था कि आप पूरी तरीके से यहाँ से चले जाओ, हमें ऐसे नहीं है कि आपके अंडर में काम करना है। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो इसी सेशन में की गई थी। जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने लीड किया था इस सेशन को। लाहौर में हुआ था ये, 1929 में हुआ था, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही हुई थी। ओके, तो यहाँ पे आपके एमसीक्यूज खत्म होते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे सेक्शन बी। तो सेक्शन बी का 22nd क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट अ ब्रीफ नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ नाथ एंड जोगीज टुवर्ड्स द भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट में नाथ एंड जोगीज का कंट्रीब्यूशन बताना है। तो ये एक तरीके से इन लोगों ने लोगों को जागरूक करने का काम किया था कि किस तरीके से जो ब्राह्मण्स हैं उनकी जो ऑर्थोडॉक्स थॉट्स है ना, जिन्होंने लोगों को अपने डोमिनेशन में ले रखा था, तो उसे उन्होंने जागरूक करने का इन्होंने काम किया था। और ये एक संप्रदाय है और इसके जो फाउंडर हैं वो गोरखनाथ बताए जाते हैं, नाथ संप्रदाय के। और इनको जोगी, योगी, कालबेलिया कई नामों से पुकारा जाता था। तो एक तरीके से ये क्या है, ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को नकारते थे। और ये वेदों में जो चीज़ें लिखी गई हैं कि जैसे वेदास जो हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, तो उनको पढ़ने का जो काम है वो सिर्फ रूलिंग एलिट्स कर सकते हैं या ऊंची वर्ग या जाति के लोग ही कर सकते हैं, ऑर्डिनरी पीपल नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ये क्या करते थे, बहिष्कार करते थे। तो ऐसी जो प्रैक्टिसेस थी ना इनकी, तो वो क्या है, रूलिंग एलिट्स को थोड़ी कम पसंद आती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, ये पूरा आंसर इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखेंगे 23rd वाला, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी इन द पॉलिटिकल स्फेयर ऑफ इंडिया। तो आपको महात्मा गांधी का रोल बताना है हमारे भारत के पॉलिटिकल स्फेयर में। तो किस तरीके से जो महात्मा गांधी हैं वो मासेस को जोड़ते हैं अपने साथ, है ना। प्रोटेस्ट वगैरह जो भी हमारे देश में जो हुई थी, तो उनको किस तरीके से लीड करते हैं, कैसे नॉन कॉपरेशन, कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसको सॉल्ट मार्च बोला जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और ये लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई तुम लोग जो है वो बॉयकॉट करो अंग्रेजों की चीज़ों का। और गांधी जी जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट को लीड करते हैं और बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अपने साथ जोड़ते हैं, और साथ में विमेंस को भी और ट्राइब्स को भी ये अपने साथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसके अंदर जो विमेन हैं, जो फीमेल हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई भी गई हैं। तो ऐसे कुछ अप्रोचेस रहे हैं गांधी जी के हमारे पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वीन्ड अ सीरीज ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन, राइट अबाउट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड देयर आउटकम्स। तो यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है जब ये सोचती है कि भाई हमें जो है इंडियंस को पोजीशन देनी पड़ेगी, इंडियंस को कुछ स्टेटस देना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बन पाएगा। यहाँ पे लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, बड़े बड़े जो मार्चेस वगैरह ये लोग करने लगे हैं। तो ऐसे करके फिर ये तो हमको भगा ही देंगे। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जरिए हमको पोजीशन देने की बात करते हैं, हमको पावर देने की बात करते हैं। तो पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो तो नहीं हो पाती है हमारे भारत के द्वारा, लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पहुंचते हैं वहाँ पे। बट वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे BR अम्बेडकर से उनकी कुछ बहस हो जाती है और साथ में मुस्लिम लीग के साथ भी बहस हो जाती है। तो इस वजह से क्या है, गांधी जी जो है वापस आ जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़ के, और यहाँ पे आके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी गई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। उसका 24th क्वेश्चन देखेंगे, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मैगस्थनीज, व्हाट डज मैगस्थनीज टेल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन of the modern empire।
तो मेगास्थनीज कौन थे? ये ग्रीक हिस्टोरियन रहे हैं और ये सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे जो मौर्यन एम्पायर के समय पे आते हैं। इनका टाइम पीरियड है 302 से लेके 298 BC का बीच में रहा है। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में आते हैं और यहाँ पे ये रहते हैं और उनके बारे में, उनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है इंडिका। ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है स्टूडेंट, आप इसको लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे जो है ये इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखते हैं कि कैसे जो सब कमिटीज बनाई जाती हैं, कमिटीज बनाई जाती हैं मौर्यन एम्पायर के द्वारा पूरा रूल करने के लिए। तो ये क्या है, 6 तरीके की कमिटीज एंड सब कमिटीज हैं, आप इसको देख लेते हैं। पहला क्या है, वो नेवल, जो भी आपकी नेवी है उसको लीड करने के लिए कमेटी होगी। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट को लीड करेगी एक कमेटी। थर्ड जो है यहाँ पे फुट सोल्जर्स को देखेंगे। फोर्थ जो है वो हॉर्सेस को देखेंगे। फिफ्थ जो है चैरियट, जो रथ सेना होती है उसको देखेंगे। और सिक्स्थ जो है यहाँ पे एलिफेंट्स की सेना जो है उसको लीड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कमिटीज बना रखी हैं इनको लुक आफ्टर करने के लिए। उसके 25th क्वेश्चन देखेंगे, लिस्ट द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड डिस्कस हाउ दीज माइट हैव बीन ऑब्टेन्ड। तो ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में पूछ रहा है कि हड़प्पा में जो क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर था चन्नूदारो, तो वहाँ पे कैसे कैसे सामान पहुँचाया जाता था, कहाँ कहाँ से उसको ऑब्टेंड किया जाता था। ठीक है, तो जैसे कि आपका शेल है, कॉपर है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके क्राफ्ट प्रोडक्शन में यूज़ होती थी। कैसे वो शेप्स बनाते थे, अलग अलग तरीके की इनकी डिज़ाइंस होती थी, ज्वेलरीज वगैरह बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन कर देना। और कहाँ कहाँ से ऑब्टेंड करते थे, जैसे शेल है ये नागेश्वर बालाकोट से आता था। ये क्या है ना, कोस्टल एरियाज़ के आसपास का एरिया है, इसलिए बहुत ईजिली शेल जो है मिल जाते हैं। उसका लैपिस लाउज़ली जो है शोरतुगई से आती थी, अफगानिस्तान के। उसका कार्लेनियन बीट जो है ये गुजरात से आता था। उसका स्टेटाइट पत्थर जो है, जो सॉफ्ट क्ले टाइप होता था, ये राजस्थान एंड गुजरात से आता था। उसका जो मेटल्स हैं ये राजस्थान से ऑब्टेंड किए जाते थे, जैसे कॉपर है। उसका कॉपर जो है ये खेतड़ी एरिया हुआ करता था, जिसको गणेश्वर जोधपुर बोलते हैं जिस रीजन को। ठीक है, ये यहाँ से इसको इम्पोर्ट करते थे। उसका जो गोल्ड है ये साउथ इंडिया से मंगाते थे, आई थिंक देवाबाद लिख सकते हैं हम इसमें। 26th क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस द व्यू ऑफ इब्न बतूता ऑन द इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के बारे में कैसे इब्न बतूता ने डिस्क्राइब किया है। तो ये एक ट्रैवलर होते हैं जो मोरक्को से आते हैं, अफ्रीका से। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि भारत जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर बेस्ड है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये प्रोडक्शन करता है। यहाँ की जो सॉइल है बहुत फर्टाइल है। और यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ के फार्मर्स हैं वो एक साल में 2 बार क्रॉप्स को ना कल्टीवेट कर लेते हैं। और उसके बाद बताते हैं यहाँ का जो ट्रेड एंड कॉमर्स है कितना बढ़िया नेटवर्क बना हुआ है उसका। और बताते हैं भाई कि हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती हैं, वेस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में। तो यहाँ पे इससे क्या है, हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है वो जनरेट होती है। तो इसके बारे में ये कौन बता रहे हैं, इब्न बतूता बता रहे हैं। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट देखेंगे, हाउ डिड इब्न बतूता एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर क्या सिस्टम चलता था कम्युनिकेशन का। तो उसके बारे में इब्न बतूता बताते हैं कि 2 तरीके का चलता था, एक को बोलते थे उलूग और दूसरे को बोलते थे दावा। ठीक, तो उलूग जो है वो हॉर्स पोस्ट हुआ करती थी, मतलब एक तरीके से 4 मील के द्वारा एक पोस्ट होगी। जैसे 4 माइल्स आप चलोगे उसके बाद एक पोस्ट है, फिर 4 माइल्स आप चलोगे फिर एक पोस्ट है। ठीक है, तो 1 माइल में समथिंग जो है 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही होता है वैसे। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जो दावा है उसमें क्या होता था, 1 मील में ही 3 स्टेशन हुआ करते थे। जो 1 मील का 1/3 हम जिसको बोल देते हैं ना, तो उसको इन्होंने दावा नाम दिया था। तो ये क्या होता था, ये एक तरीके से फुट पोस्ट हुआ करती थी, फुट सोल्जर्स के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता था। तो ये यहाँ पे लिख देना, ये इब्न बतूता के द्वारा, मतलब इन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि भारत में क्या सिस्टम चलता था। ठीक है, उसका 27th क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, हाउ डिड द ऑक्शन ऑफ वर्धमान टेक प्लेस। तो ऑक्शन का मतलब होता है बिड, बोली, नीलामी जिसको बोल सकते हैं हम आराम से। उसके बाद क्या है, वर्धमान जो है एक प्लेस है, ये बंगाल में है। तो यहाँ पे किस तरीके से ऑक्शन किया जाता है, एक राजा होते हैं वर्धमान के, तो उनकी प्रॉपर्टी को कैसे यहाँ पे नीलाम किया जाता था उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो राजा होते हैं वर्धमान के, उनके कई सारी जो महल्स होते हैं उन सबको क्या है नीलाम कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो परचेजर होते हैं ना उसको लेने के लिए जो आते हैं, जो नीलामी लगती है, तो उनके जो परचेजर होते हैं वो उनके ही लोग होते हैं, उनके ही सेना के लोग होते हैं, उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह होते हैं। तो आधे से ज़्यादा 95% जो यहाँ पे बोली लगाई जाती है वो फिक्शिशियस ही होती है, मतलब एक तरीके से फेक होती है। तो ये सारी चीज़ें आप डाल देना, यहाँ पे गिवन है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको 60 to 18 वर्ड्स जो है इसमें मेंटेन करने हैं अपने आंसर
आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद खुद आंसर लिखने की कोशिश करो। अब स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। तो ये 8 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे, आपको 3 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं और इनकी जो वर्ड लिमिट है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। 8 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 28 क्वेश्चन। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, टू इंडियन आर्कियोलॉजी। तो आपको जॉन मार्शल का कंट्रीब्यूशन बताना है। तो 1924 में ये डायरेक्टर जनरल जब होते हैं तो ये डिक्लेयर करते हैं एक नए सिविलाइजेशन के बारे में, जिसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस रिवर के पास पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तो वहाँ पे कुछ सील्स मिलती हैं, कुछ ब्रिक्स मिलती हैं, तो उनकी जो शेप एंड साइज होते हैं ना वो सिमिलर मिलते चले जाते हैं। तो उनको लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा दफन जरूर है जिसके बारे में हमें पता करना चाहिए। तो यहीं से रिलेटेड यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देख लेंगे। पहला इनका क्या है, स्टार्टिंग फेज ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये इंडियन आर्कियोलॉजी में बहुत अच्छा योगदान देते हैं अपना, और ये इनकी जो टीम होती है जिसमें दयाराम साहनी, राखलदास बैनर्जी, जो दयाराम साहनी है ना वो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन किसमें है, हड़प्पा के अंदर है। तो अगर आप इस इमेज को देखोगे तो यहाँ पे ये कौन है, ये जॉन मार्शल है, ये दयाराम साहनी है और ये राखलदास बैनर्जी हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं के टीम लीडर्स होते हैं। यहाँ पे ये जो है हड़प्पा का एक्सकवेशन करवाते हैं दयाराम साहनी, और राखलदास बैनर्जी जो है ये मोहनजोदारो का करवाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड देखेंगे, कनेक्शन ऑफ द हड़प्पा टू अनदर एंशिएंट सिविलाइजेशन। और यहाँ पे क्या है, तो कैसे इनका जो कनेक्शन है वो अदर सिविलाइजेशन के साथ भी था जो उस समय पे चलती थी, जैसे कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो हड़प्पा के अंदर पाई जाती हैं, तो इससे ये कनेक्टिविटी बना लेते हैं। उसके नेक्स्ट है ग्लोबल एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज ऑफ मार्शल। तो ये क्या है, मार्शल जो थे बहुत ही टैलेंटेड पर्सन थे अपने फील्ड में, तो एक तरीके से इनको एक्सपीरियंस भी रहा है ग्लोबली आर्कियोलॉजिकल सिस्टम में, कि भाई उन्होंने बहुत सारे एक्सकवेशन वगैरह करवाए हैं, तो ये चीजों को कनेक्ट कर पाते थे, ठीक है। देखेंगे लॉस ऑफ सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इन द एक्सकवेशन टेक्निक्स ऑफ मार्शल। तो मार्शल जब एक्सकवेशन करवाते हैं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेक्निक का यूज करते हैं, स्ट्रेटोग्राफी का नहीं करते, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लैप्स हो जाती है, चीजों का पता नहीं लग पाता, उनका टाइम पीरियड का पता नहीं लग पाता। तो इसी को जो है बाद में सही करते हैं REM व्हीलर। वो क्या करते हैं, स्ट्रेटोग्राफी का यूज करते हैं प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पे टाइम पीरियड जो है उसका भी पता लग जाता है कार्बन डेटिंग के माध्यम से, ठीक है। तो आप ये सारे पॉइंट्स जो है डाल सकते हो स्टूडेंट्स। उसके बाद और में देखेंगे, हाउ डज द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द मोहनजोदारो इंडिकेट टाउन प्लानिंग। तो मोहनजोदारो है उसको किस तरीके से हम टाउन प्लानिंग बोल सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से हो रखा था यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका सिटाडेल सिस्टम। तो सिटाडेल क्या होता है स्टूडेंट, कि जहाँ पे आपका जो लोअर टाउन एंड अपर टाउन का जो डिफरेंस है ना, यहाँ पे ये देखो, ये जो ऊंचाई पे जो बना हुआ जो एरिया है इसको हम सिटाडेल बोलेंगे। ये छोटा एरिया हुआ करता था लेकिन ये ऊंचाई पर स्थित हुआ करता था, और ये जो नीचे बना हुआ है इसको लोअर टाउन बोलेंगे। लोअर टाउन में क्या है, ऑर्डिनरी पीपल रहा करते थे, नॉर्मल लोग रहा करते थे। तो ये वहाँ का क्या है, आर्किटेक्चरल सिस्टम था। उसके बाद यहाँ पे एक नई चीज़ थी, ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ क्या था, एक रेक्टेंगुलर टैंक था, तो उसके नॉर्थ एंड साउथ में जो है वो एक तरीके से स्टेयर्स दे रखी थी उस टैंक में उतरने के लिए, ऐसे मान सकते हैं जैसे स्विमिंग पूल टाइप का, ठीक है। आज की डेट का स्विमिंग पूल जो है उस समय का ग्रेट बाथ ऐसा हुआ करता था। और यहाँ पे क्या है कि जैसे आपके टैंक्स वगैरह के बगल में जो है कुएं बने रहते थे, तो इस तरीके का जैसे ये कुआं बना रहता था, तो इसमें पानी ये फुल रखते थे और उस पानी से जो है फिर वो टैंक में डाला करते थे, ठीक है ना। तो इसको हम ग्रेट बाथ बोल सकते हैं। ये यहाँ पे स्पिरिचुअल जो भी इनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हुआ करती थी तो उस समय पे इसको यूज किया करते थे। लोअर टाउन मैंने आपको बता दिया, सिटाडेल एंड लोअर टाउन जो दो चीज हुआ करती थी। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत प्रॉपर हुआ करता था, चीजें जो है वो एक प्रॉपर चैनलाइज्ड हुआ करती थी। जैसे ना, जैसे घर है यहाँ पे बीच में, यहाँ पे घर बने हुए हैं, तो इसके साइड में से ही आपकी स्ट्रीट ड्रेन्स जो है निकल के जाती थी और एक बड़े नाले से जाके जो है अटैच हुआ करती थी, ठीक है ना। तो जो आपका पानी है, और बीच बीच में क्या होते थे, मैन होल्स होते थे, ताकि जो गंदगी है वो बीच में साफ कर दी जाए, जो सॉलिड वेस्ट उसमें इकट्ठा हो गया है, बाकी का पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो बहुत ही प्रॉपर चैनलाइज्ड होता था इनका ड्रेनेज सिस्टम। तो इस तरीके की पिक्चर्स जो है हम देख सकते हैं, जैसे ये इनकी नालियां बनी हुई हैं और ये नालियां जो हैं ये प्रॉपर कवर्ड है ईंटों से, ठीक है ना। तो ये ऐसे इस तरीके से बना के रखते थे। और देखिए जैसे ये यहाँ पे क्या है, इसको मोटर से पूरा गारे से पूरा इसके चिनाई करके इसको बनाया गया है, और यहाँ पे जो नाली है इसका पानी बह के जा रहा है, ठीक है। तो ये इनका ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। उसके बाद इनका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर
जो है ये प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे। अंदर जो है डायरेक्ट कोई भी जो व्यू है वो नहीं देखा जा सकता था। और यहाँ पे क्या है, कुछ घरों में जैसे स्टेयर्स वगैरह भी पाई गई हैं, बीच में कोर्टयार्ड हुआ करता था और जो नीचे एरिया होता था उसमें वेल्स बने हुए होते थे। कुएं हर घर में मोस्टली मिल ही जाते थे उस समय पे। और यहाँ पे जैसे जो आपका फर्स्ट फ्लोर है वहीं पे आपको विंडोज वगैरह देखने को मिलेंगी। तो प्राइवेसी का यही ध्यान है कि भाई नीचे से जो चलता फिरता आदमी जो है आपके घर में ना झांक सके ऐसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप डाल देना स्टूडेंट इस आंसर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 29th वाला, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बिल्डिंग सिचुएटेड इन द रॉयल सेंटर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिचुअल एसोसिएटेड विद द महानवमी डिब्बा। यहाँ पे आपको विजयनगर एम्पायर की कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में बताना है और महानवमी डिब्बा पे जो रिचुअल्स मनाए जाते थे उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स देख लेते हैं विजयनगर एम्पायर की, जैसे किंग्स पैलेस जो किंग का महल होता था, तो उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि कैसे वो फोर्टिफाइड हुआ करता था, कैसे 7 लेयर्स ऑफ फोर्टिफिकेशन हुआ करती थी, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की जो चीज़ें हुआ करती, जैसे एक लेयर में जो है पूरा मार्केट होगा, दूसरे में एग्रीकल्चर होगा, तीसरे में गार्डन होगा, चौथे में फॉरेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें किंग पैलेस में देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है ऑडियंस हॉल। तो ऑडियंस हॉल जो है ये यहाँ पे कुछ इस तरीके की बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी स्टूडेंट। ये इसका पूरा रिमेन रह गया है, वैसे अभी ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, इसके कुछ रिमेन पार्टिकल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बता रहे कि लोटस महल, तो लोटस महल और हजारा राम टेम्पल ये किस तरीके के हुआ करते थे, तो ये भी देख लेते हैं। तो ये लोटस महल की बिल्डिंग है स्टूडेंट, ये इस तरीके से बना हुआ होता था। और उसके बाद जो है हजारा राम टेम्पल जो अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से हुआ करता था। बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है ये। देखो साउथ की जो बिल्डिंग्स है ना उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग ही पता लगता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स के बारे में डाल देना, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना स्टूडेंट। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या सिग्निफिकेंस रहे हैं महानवमी डिब्बा के। महानवमी डिब्बा एक्चुअली क्यों बनवाया गया था, इधर क्या प्रैक्टिसेस हुआ करते थे। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे 9 दिन चलने वाला जो उनका फेस्टिवल है, जो उनका फंक्शन है, उसको ये सेलिब्रेट करते थे। इसका जो बेस होता था वो 11,000 स्क्वायर फुट हुआ करता था, ये जो वुडन बेस पूरा बना रखा है। और इसके ऊपर जो है ये इसकी जो हाइट है वो 40 फुट की हुआ करती थी। और ऊपर जो है ये पूरा स्टोन का एक प्लेटफॉर्म बना रखा है जहाँ पे ये जो है अपनी प्रैक्टिसेस किया करते थे, डांस गाना बजाना जो भी इनका रहता था। उसके बाद क्या है, यहाँ पे दशहरा एक तरीके से मनाया जाता था। तो 10 दिन चलने वाला ये पूरा त्यौहार है, 9-10 दिन जिसको बोल सकते हैं। दुर्गा पूजा भी इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पे वर्शिप की जाती थी देवी की। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे स्टेट हॉर्सेस जो हैं और ये बफेलोज एनिमल्स इन सब की भी वर्शिप की जाती थी। उसके बाद यहाँ पे डांसेस होते थे, इधर रेसलिंग होती थी, रेसलिंग मैचेस जो होते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती थी स्टूडेंट। तो इसीलिए क्या है, जो महानवमी का जो सिग्निफिकेंस है ना वो यही है कि इनके रिचुअल्स यहाँ पे फॉलो किए जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट में अगर हम देखें और में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं। द राइटिंग ऑफ द पोर्टुगीज ट्रैवलर हैज़ ग्रेटली हेल्प इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ विजयनगर सिटी। तो किस तरीके से पोर्टुगीज ट्रैवलर हमारे भारत में जो आए हैं तो उन्होंने विजयनगर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है। इन दिस रिगार्ड हाईलाइट द एस्पेक्ट्स ऑब्जर्व्ड बाय द दौड़ते बारबोसा। तो दौड़ते बारबोसा के बारे में बताना है कि क्या उन्होंने यहाँ पे आके ऑब्जर्व किया, क्या उन्होंने लिखा इसके बारे में, और डोमिंगो पाइस ने भी क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। तो लंबे क्वेश्चनों को मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है अच्छे से समझ के, फिर उसके बाद आंसर को फॉलो करना है, आंसर को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको कि किस तरीके से जो विजयनगर एम्पायर का टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1336 से लेके 1646 तक। हरिहरन बुग्गा ने जो इसकी नींव रखी थी। उसके बाद यहाँ पे दौड़ते बारबोसा के बारे में बता देती हूँ कि यहाँ पे इन्होंने देखा कि जो अर्बन कोर के एरियाज हैं वहाँ पे जो घर पाए जाते हैं उनकी जो रूफ होती है वो स्ट्रॉ एंड पाम लीव्स की बनी हुई होती है ना। तो इनके घर की बनावट कुछ इस तरीके से हुआ करती थी। ये साउथ में आज भी एक ट्रेंड में चलता है स्टूडेंट, आज भी जो है वहाँ पे इस तरीके के घर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे दौड़ते बारबोसा ने ये भी ऑब्जर्व किया कि बहुत ज़्यादा श्रीन्स एंड टेम्पल्स वगैरह बने हुए हैं, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए हैं, जगह जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, रेन वाटर टैंक्स भी बने हुए हैं पानी को स्टोर करने के लिए, ठीक है। वेल्स वगैरह, कुएं वगैरह भी बने हुए हैं, टेम्पल टैंक्स भी बने हुए हैं। ये सोर्सेज ऑफ वाटर मतलब पानी को एक तरीके से स्टोर करने की जो सारी चीज़ें हुआ करती थी ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा। उसके बाद डोमिंगो पाइस जो है ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि भाई महानवमी डिब्बा एंड ऑडियंस हॉल जो है इसको
हाउस ऑफ विक्ट्री बोला जाता है। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट, और ये बहुत ही ब्यूटीफुली स्कल्प्टेड हुआ करते थे। और यहाँ पे क्या है, जैसे अपर प्लेटफॉर्म जो होता था वहीं पे हाउस ऑफ विक्ट्री उसको बोलते हैं, जो इसका प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारी चीज़ें प्रैक्टिस की जाती थी ना, तो इसी को बोलते हैं हाउस ऑफ विक्ट्री। ठीक है, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए पूरा का पूरा आप देख लेना कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हुआ करती थी। इनका जो आर्किटेक्चरल मार्बल कैपिटल सिटी था ना, वो था हम्पी। ठीक है, तो हम्पी जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक शहर था। अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं, यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये हम्पी का एक डिज़ाइन है। उसके बाद आपका जो आंसर है इस तरीके से कंप्लीट कर देना है आपको। देखो मैं सारी चीज़ इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ, बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो आपके ये पूरा ना जो आपको आंसर अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर अपना लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे 30th क्वेश्चन। अब देखेंगे 30th क्वेश्चन, एग्जामिन द रिप्रेसिव मेजर अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश टू सबड्यूट द रिबेल्स ऑफ 1857। तो अंग्रेजों ने किस तरीके से हमारे रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए, उसको रिप्रेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की थी हमारे रिबेलियंस के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले पासिंग ऑफ लॉज टू हेल्प द ट्रुप्स, यानी इन्होंने ट्रुप्स की हेल्प ली थी। जो लॉ इन्होंने बनाया था कि वो सारे ट्रुप्स में पास कर दिया था कि इनको मतलब किसी भी तरीके से कंट्रोल करना है, क्योंकि इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद रिस्टोरिंग द डिप्लोमेसी, यहाँ पे बहुत ही डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते हैं जमींदारों से, है ना, रिच पीजेंट से, और जो भी आपके इंडियन लीडर्स होते हैं, एजुकेटेड लीडर्स होते हैं उनसे, ताकि जो है रिबेलियंस को कंट्रोल करने में हेल्प मिल सके। और यहाँ पे इनको झांसा देते हैं कि अगर आप हमारी ऐसे हेल्प करोगे तो हम आपकी जो प्रॉपर्टी हमने जब्त कर रखी है, आपके जो स्टेट्स ले रखे हैं, इनको हम वापस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये मिलिट्री पावर का यूज़ करते हैं बहुत ही बड़े लेवल पर, है ना, गिग्नेटिक स्केल पर। गिग्नेटिक का मतलब होता है बहुत लार्ज लेवल पर ये मिलिट्री पावर को यूज़ करते हैं उन रिबेलियंस को रोकने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करते हैं टेलीग्राफ के थ्रू, जो ये पता लगा लेते हैं कि भाई इनके जो हमारे रिबेलियंस हैं उनका क्या प्लान है, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, उसके बाद रीइंफोर्समेंट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, तो यहाँ पे ये ब्रिटेन से भी इनको रीइंफोर्समेंट मिलता है, तो उस तरीके से ये काबू पा लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रूटल मीन्स ऑफ पनिशमेंट, और इतनी भयानक पनिशमेंट देते हैं कि अगर कोई भी देखेगा तो सामने वाला वैसे सरेंडर कर देगा कि भैया मुझको नहीं करना विद्रोह। लेकिन फिर देखो इस तरीके से यहाँ पे एनसीईआरटी की पिक्चर है स्टूडेंट, यहाँ पे कैसे लोगों को हैंग किया जा रहा है, हमारे रिबेलियंस को, हमारे जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनको हैंग किया जा रहा है। कभी यहाँ पे तोप के सामने इनको बांध के इनको उड़ा देते थे। तो अगर ऐसा कोई सीन देखेगा तो सामने वाला जो भी पर्सन होगा, जो रिबेलियन वाला पर्सन होगा, वो वैसे ही डर जाएगा, तो वो क्या सारी चीज़ वैसे ही बता देगा। तो इस तरीके से ये लोगों को डराते थे, और ऐसे लोगों को इन्होंने काबू भी किया था, हमारे रिबेलियंस को। ठीक है ना, तो ये सारे जो हथकंडे इन्होंने अपनाए थे हमारे रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए, आपके डाल देना सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट अगर इसमें पूछ रहा है क्या क्वेश्चन देख लेते हैं, इल्यूसिडेट हाउ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज वाटरशेड इवेंट इन 1857। तो किस तरीके से हिंदू मुस्लिम की यूनिटी जो है वो देखी गई थी 1857 के टाइम पर, किस तरीके से यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है इनकी एकता, इनकी यूनिटी के अंदर, तो वही चीज़ बता रहा है। देखो यहाँ पे बता रहे कि जो हिंदू मुस्लिम जो हैं ये साथ में मिलकर रिवॉल्ट को लीड किया था इन लोगों ने। अगर देखा जाए तो जैसे नाना साहिब हैं, ये कानपुर से लीड कर रहे हैं, बहादुर शाह जफर है ये दिल्ली से कर रहे हैं, है ना, ये सारे अहमदुल्ला शाह है, तात्या टोपे हैं, है ना, रानी लक्ष्मीबाई हैं झांसी से, ये ग्वालियर से। तो ये सब लोग क्या है अलग अलग जगह से हमारे रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे। तो जैसे बहादुर शाह जफर जो है लास्ट मुगल रूलर जो होते हैं, वो क्या करते हैं हमारे रेवोल्यूशनरी को एक तरीके से हेल्प प्रदान करते हैं, फंडिंग देते हैं, उनको वेपन्स वगैरह भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों दी जा रही हैं भाई, देखो यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं किया जा रहा। यहाँ पे इन दोनों का जो मकसद क्या है हमारी कम्युनिटीज़ का, कि किसी भी तरीके से मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं उनको यहाँ से भगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ना कोई कास्ट क्रीड देखी जा रही है ना कुछ, लेकिन अंग्रेज जो है ना, जो ब्रिटिशर्स हैं वो पूरा जोर लगाते हैं हमारे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को अलग करने के लिए, उनमें बीच में ना मतलब दरार डालने के लिए। और ये एक तरीके से क्या है, जैसे 50,000 रुपीज़ भी देते हैं हिंदू पॉपुलेशन को कि तुम मतलब इस तरीके से अफवाह फैलाओ या जो भी प्रैक्टिसेस करनी है मतलब खिलाफ हो जाए, पैसे दे के मतलब इनके बीच में ये सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। लेकिन 1857 के रिवॉल्ट में हमारे जो हिंदू मुस्लिम भाई हैं वो बहुत अच्छे से खड़े रहे थे एक दूसरे के साथ, बहुत कॉपरेशन से इन्होंने एक दूसरे के साथ काम भी किया था। तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे अयोध्या के जो मौलाना आमिर अली हैं और बाबा रामचंद्रन दास जो हैं, इन्होंने लीड किया था एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से आर्म रेजिस्टेंस करना है ब्रिटिश के खिलाफ। ठीक है, तो ये जो सारे जो प्रूफ जो एविडेंसेस बताए जा रहे हैं, ये एक तरीके से वाटरशेड इवेंट कहलाता है 1857 का, एक टर्निंग पॉइंट इनके यूनिटी में यहाँ पे देखने को
मिलता है। ओके, अब देखेंगे सेक्शन डी। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो सोर्स बेस्ड रहेंगे और 4 मार्क्स ईच रहेंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं इस सोर्स से ही। ठीक है, तो व्हाट वाज द 5th रिपोर्ट। तो आपको एक तरीके से क्या है, देखो जो चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं वो तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन आपको वैसे भी पता होना चाहिए, एक तरीके से क्वेश्चन ही पूछता है ये उसके बारे में, तो आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो 5th रिपोर्ट क्या थी, तो 5th रिपोर्ट एक तरीके की ऐसी रिपोर्ट थी जो सबमिट की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, है ना। तो यहाँ पे क्या 1002 पन्नों की ये पूरी रिपोर्ट होती है। यहाँ पे पूरा जो है इंडिया के बारे में, इंडिया के पीजेंट्स, इंडिया की जमींदारी के बारे में इसमें बताया हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें आप डाल देना। उसका क्या है, व्हाट वाज द कंडीशंस ऑफ द जमींदार अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के अनुसार जमींदारों की जो हालत थी वो कैसी थी, तो यहाँ पे जमींदारों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको ऑक्शन कर दिया जाता था, है ना। इनको क्या है, बहुत ज़्यादा गरीबी फेस करनी पड़ रही थी क्योंकि जो जमींदारी सिस्टम से इनको हटा दिया गया था, डाल देना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग दिस रिपोर्ट। तो आपको इसकी क्रिटिसिज्म लिखने हैं इस रिपोर्ट के खिलाफ जो चीज़ें हैं वो क्या थी। तो ये इलॉबरेट करता है डाउनफॉल ऑफ द जमींदारी सिस्टम, हमारे भारत से जो इतने समय से चली आ रही जो प्रथा थी वो खत्म कर दी जाती है इनके द्वारा। और इट क्रिटिसाइज द माल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, और यहाँ पे किस तरीके से माल एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, हमारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देना। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे 32nd वाला सोर्स। तो यहाँ पे बाउंड्रीज के बारे में बात कर रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज। तो ये मनुस्मृति में क्या दे रखा था कि अगर कोई राजा है और जो मतलब सपोज करो एक राजा की जो पूरी प्रॉपर्टी है तो उसकी पेरीफेरी क्या हुआ करती थी। तो जैसे कुछ राजा जो है वो अपनी बाउंड्री वगैरह नहीं बनवाते थे, तो वो लोग क्या चीज़ें यूज़ किया करते थे बाउंड्रीज के लिए। तो यहाँ पे बता रखा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड द कंट्रोवर्सीज ऑफ द बाउंड्रीज अराइजेस। क्यों ये बाउंड्री से रिलेटेड जो है कंट्रोवर्सीज अराइज होती हैं, क्योंकि किंग्स जो है वो एक तरीके से डिमार्केशन नहीं करते थे, अपनी बाउंड्रीज वगैरह का इग्नोरेंस कर देते थे। तो जिसकी वजह से किंगडम्स में क्या होते थे, डिस्प्यूट्स हो जाते थे कि भाई इतना एरिया मेरा है, इतना एरिया तुम्हारा है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे ये क्या सोर्सेज यूज़ किया करते थे उस समय पे, क्या चीज़ें यूज़ करते थे अपनी बाउंड्री बनाने के लिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई काउस के जो हेयर हैं, जो गाय के जो बाल हैं, काफ्स हैं, एशेस हैं ना, पॉटशेड्स हैं, बोन्स हैं, स्टोन्स हैं, तो इनको यूज़ किया करते थे। उनको क्या है, मतलब ये एक तरीके से मिट्टी के अंदर इनको गाड़ देते थे इनसे, और जब इसको खोद के देखा जाता था तो यहाँ से इनका डिमार्केशन जो है ये फाइंड आउट होता था। लेकिन प्रॉपरली ये जो एक्सटर्नल ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं करते थे, इसकी वजह से डिस्प्यूट्स होते थे। बोल रहा है कि एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल एनी सच प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय इंडिया टुडे। तो आज की डेट में हमारा जो इंडिया है वो किस तरीके से ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो विलेजेस वगैरह में देखो कितनी आपको लड़ाई वगैरह, दंगे वगैरह देखने को मिलेंगे जमीन जायदाद को लेके, है ना। क्यों, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स बहुत ही पुअरली तरीके से मेंटेन हो रखे हैं। उस समय पे क्या हुआ करता था, एक्सटर्नल तो नहीं करवाते थे ये लोग, लेकिन इंटरनली जो है इस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करके, काउ डग्स को, ब्रिक्स को, कोल को, इनको यूज़ करके ये अपनी बाउंड्री बना देते थे। ठीक है, लेकिन आज की डेट में तो भाई सब चीज़ें जो हैं वो एक्सटर्नली हैं, फिर उसके बाद भी आपके डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट होती है एग्रीकल्चरल लैंड्स में। आज भी देख सकते हैं हम, बहुत बुरा हाल है खेतों के मामले में। ठीक है, उसका नेक्स्ट है, यहाँ पे देखेंगे हम 3rd वाला सोर्स, चर्च इन खंबात। तो खंबात कहाँ पे है, ये गुजरात में एक जगह है। तो यहाँ पे ये पूरा सोर्स दे रखा है कि कैसे अकबर जो है वो एक चर्च बनवाते हैं खंबात के अंदर पादरियों के लिए, जो फादर्स हुआ करते हैं उनकी प्रेयर्स के लिए। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे दे रखा है, व्हाट डिड द पादरीज वांट टू डू। तो पादरी चाहते थे कि भाई हम प्रेयर कर सकें सिटी ऑफ खंबात में। उसके बाद क्या, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ द अप्रोचेस फॉलोड बाई अकबर वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर मुस्लिम रूलर। देखो अकबर जो है ना ये रियल में सेकुलर पर्सन थे, बहुत ज़्यादा सेकुलरिज्म को ये फॉलो करते थे। ये मतलब ऐसे नहीं है कि बोलते थे, इनके कर्मों से, इनके काम से देखा भी गया है। इनकी जो दरबार में या इनके जो साम्राज्य में हर तरीके के लोग हुआ करते थे, हर रिलीजन के, और उनको ये सेम रेस्पेक्ट दिया करते थे, चाहे वो किस ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी का हो, उसको ये बहुत रेस्पेक्ट देते थे। और इनकी बहुत अच्छी आदत ये थी कि किसी भी धर्म में जो अच्छी चीज़ें हैं ना उनको ये अपनाते थे। ठीक है, लेकिन ये कुछ जो उलेमास वगैरह थे, जो कट्टर अनुयायी होते हैं मुस्लिम वर्ग के, उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती थी। अकबर की ये जो आदत थी बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करते थे। ओके,
तो यहाँ पे वही चीज़ें दे रखी हैं कि जो मुस्लिम रूलर हैं अकबर, ये बिल्कुल डिफरेंट थे और उलेमास जो हैं इनके खिलाफ हो जाते थे। वो बोलते थे तुम शरिया कानून के खिलाफ जा रहे हो, ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, आपको ये चर्च वगैरह ये सब नहीं बनवाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये अकबर बोल भी देते हैं कि भाई जिन लोगों को बुरा लग रहा है लगने तो, मेरे रास्ते में आने की ज़रूरत नहीं है। इनको पहले ही फरमान जारी कर देते हैं कि यहाँ पे तो चर्च बनेगा ही खंबात में, और जिनको जो दिक्कत है वो पहले से ही पीछे हट जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये उलेमास वगैरह को इनको दिक्कत होती है। और उसके बाद क्या है, इन्हीं ये सूफियों की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि सूफी वर्ग जो है वो भी उलेमास को एक तरीके से अपोजिशन में चले जाते थे और वो बोलते थे कि इन लोगों ने अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं। असली में जो भगवान है वो आपको प्यार से, शांति से, हर तरीके से आप अपने कनेक्टिविटी से कर सकते हो, आपको मीडिएटर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने भगवान को अपने दिल से याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सूफी और ओलियास वगैरह होते थे, ऐसे ही उलेमास के प्रति जो है जागरूकता फैलाने का इन्होंने काम किया था समाज में। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे सेक्शन ई। तो यहाँ पे आपका ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको देखना है ये कि लोकेट करनी है प्लेसेस की कहाँ कहाँ पे। तो तंजावुर कहाँ पे है, बीजापुर कहाँ पे है, एंड प्लेसेस वेयर द सॉल्ट मार्च वॉज हेल्ड। तो तंजावुर आपको कहाँ डालना है, ये डालना है यहाँ पे तमिलनाडु में है तंजावुर। उसके बाद यहाँ पे बीजापुर बोल रहा है, ये कर्नाटक में बीजापुर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट कि प्लेस वेयर द सॉल्ट मार्च वॉज हेल्ड। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को याद रखना है, ये गुजरात में हुआ था, तो आप इसको डाल देना दांडी, दांडी गुजरात दिस ईयर। ये यहाँ पे देखो पॉइंट कर रखा है, इसको यहाँ लिख रखा है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको 1857 से जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे दो मार्किंग दे रखी होगी स्टूडेंट, एक ये है और एक ये है। तो इन शहरों को आपको पहचानना है। तो भाई एक है लखनऊ, जहाँ पे हजरत बेगम महल जो है इन्होंने लीड किया था इसको, ठीक है। और उसके बाद क्या है नेक्स्ट, यहाँ पे झांसी डाल सकते हो, जो लोकेशन दे रखी है झांसी, ठीक है। ये झांसी भी यूपी का ही बिल्कुल लास्ट एंड बॉर्डर है, और लखनऊ भी यूपी में, ये दोनों ही यूपी की प्लेसेस हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, आपका जो सैम्पल पेपर 1 है वो कंप्लीट होता है, और आप इसको अच्छे से समझिए। इस पूरे क्वेश्चन पेपर के इसके एमसीक्यूज लगाइए, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस लगाइए, लॉन्ग लगाइए, मैप लगाइए, सोर्स फाइंड आउट कीजिए। ये जो मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन कर दिया है ये तो एक अनदर चीज़ है, लेकिन आपको इसको खुद ही प्रैक्टिस करके पहले देखना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए स्टूडेंट, एग्जाम बहुत पास में है। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।